हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। फ्रेंड्स, मैं कविता और आज हम करेंगे सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, ये सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको जो हमारी वीडियोस हैं जो कि नेट पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके कॉमर्स नेट पेपर एग्ज़ाम के लिए, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी करना लास्ट में देखने के बाद। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? जो हमें बताए व्हाट वाज, व्हाट इज और व्हाट विल बी, यानी कि जो हमें बताए कि क्या है, क्या था और क्या होगा, ये ना सजेस्ट करे कि क्या होना चाहिए, यानी कि सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में बताए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम और व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी द प्रॉब्लम, बट नेवर गिव एनी सॉल्यूशन और जजमेंट। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? जिसमें सॉल्यूशन और जजमेंट भी बताए, जो ये भी बताए कि हमें ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए व्हाट वी शुड डू। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे भी बात करते हैं, लेकिन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। अब जो प्राइस है ये इक्वल होना चाहिए टोटल यूटिलिटी के। ये किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने बोला था कि प्राइस जो है वो टोटल यूटिलिटी के इक्वल होना चाहिए, तभी जो कस्टमर है उसको परचेज करेंगे, यानी कि कस्टमर को जितनी यूटिलिटी मिल रही है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से, तो उसी के इक्वल उसका प्राइस होना चाहिए, तब उसको पे करने के लिए सेटिस्फाई होगा कस्टमर। लेकिन जेवॉन्स ने बोला था कि जो प्राइस जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होना चाहिए, यानी कि जैसे मार्जिनल यूटिलिटी जब कम होती जाती है तब वो प्राइस भी कम पे करना उसको पसंद करेगा, क्योंकि जब उसे जो एक्स्ट्रा कंजप्शन से अगर उसको नेगेटिव में यूटिलिटी मिल रही होगी तब वो इक्वल प्राइस टोटल यूटिलिटी के पे नहीं करेगा, इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होना चाहिए, ये जेवॉन्स ने बोला था। जो कंसेप्ट है अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, आपने कई बार सुना होगा ये कंसेप्ट, जैसे कि डिमांड की में तो बहुत ही बार कि डिमांड का जो लॉ ऑफ डिमांड है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है कि अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, तो प्राइस में जो चेंज होता है उससे क्वांटिटी ऑफ डिमांड में क्या चेंज होता है। तो ये कंसेप्ट जो है किसने दिया था अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट का? कैटरिस पेरिबस ने ये कंसेप्ट दिया था कि अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट तब किसी भी जो एक वेरिएबल है उसमें चेंज करने से दूसरे वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट होएगा। अब जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसे हम गोसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन भी बोलते हैं और इसे फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे हम एक प्रोडक्ट की जितनी यूनिट्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हर बार जो नई यूनिट कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी पहले वाली यूनिट से जो यूटिलिटी मिली थी उससे तो कम होती ही है, लेकिन वो डिफरेंस भी धीरे धीरे करके कम होता जाता है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से मान लो हमें 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली, नेक्स्ट यूनिट जब हमने कंज्यूम की तब 8 की मिली और उससे नेक्स्ट की तब 7 की मिली, यानी कि सबसे पहले जो सेकंड यूनिट के टाइम पे जो डिफरेंस था, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो 2 यूटिल्स की थी, नेक्स्ट पे वो 8 से 7 पे सिर्फ 1 यूटिल्स की रही। तो यानी कि वो जो डिफरेंस है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो भी डिक्रीज होती जाती है। इसे हम बोलते हैं डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और इसे ही हम गोसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन बोलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन बोलते हैं और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं। अब पॉइंट ऑफ स्टैटिक क्या होता है? जहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का जो पॉइंट है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यानी कि जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो, यानी कि इसके अलावा अगर हम कोई भी यूनिट कंज्यूम करेंगे तब इस पॉइंट के बाद वो मार्जिनल यूटिलिटी है हमारी 0 से कम यानी कि माइनस में चली जाएगी और जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैक्सिमम जो हमारी टोटल यूटिलिटी थी वो पॉइंट ऑफ स्टैटिक के ऊपर होती है। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के 2 लॉ होते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट करते हैं जब हम, एक तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि एक्स एक कमोडिटी है और वाई कमोडिटी है, तो उन दोनों से जो यूटिलिटी मिलती है तो यूटिलिटी और उनके प्राइस का कम्बिनेशन वो एक्स
प्रोडक्ट जो था उस एक्स प्रोडक्ट से जो यूटिलिटी मिली वो उनका कॉम्बिनेशन, और वाई प्रोडक्ट से जो यूटिलिटी मिली, वाई प्रोडक्ट के प्राइस और वाई प्रोडक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी। ऐसे ही एक्स प्रोडक्ट के प्राइस और एक्स प्रोडक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी, यानी x1 का प्राइस और x1 की यूटिलिटी। ऐसे ही y1 का प्राइस और y1 की यूटिलिटी, उन दोनों का जो रेशो है वो इक्वल होता है, तो इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसे हम गॉसेंस सेकंड लॉ ऑफ कंजप्शन भी बोलते हैं। गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गॉसेंस सेकंड लॉ ऑफ कंजप्शन इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को ही। जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होती है, जिसमें डिमिनिशिंग और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होते हैं, जिसमें कार्डिनल नंबर्स में हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं, यूटिल्स में मेजर करते हैं। ऐसे ऑर्डिनल यूटिलिटी जो अप्रोच होते हैं उसमें हम कार्डिनल नंबर्स में मेजर नहीं करते, उसमें सिर्फ हम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू मेजर करते हैं। और इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होती है, यानी कि शेप, इसकी जो डाउनवर्ड शेप होती है ऐसे, तो कि जैसे हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारे जो इंडिफरेंस कर्व की शेप है, इसीलिए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से ही वो जो है उसकी डाउनवर्ड स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का। तो इस इंडिफरेंस कर्व की स्लोप से ही हम पता लगाते हैं, यूटिलिटी को मेजर करते हैं, तो इसे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलते हैं। ये हिक्सन ने जो है वो प्रोपाउंड किया था। वैसे जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है ये एल्सवर्थ ने दी थी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में इसको प्रोपाउंड किया था हिक्सन ने, इसलिए इसे हम हिक्सन एनालिसिस भी बोलते हैं। अब जो ये क्वेश्चंस है ये ऐसे यूनिक से पॉइंट लग रहे होंगे आपको बहुत सारे, तो बहुत सारे कॉमन भी हैं इसमें। ये मैंने इसीलिए लिए हैं ये सारे पॉइंट्स, ताकि अगर आपके एग्जाम में कोई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, पर्टिकुलर एक क्वेश्चन इस एक पॉइंट से रिलेटेड नहीं आएगा। जैसे कि मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन ही मैक्सिमम आते हैं पेपर में, तो ऐसे क्वेश्चंस में बीच में कोई एक पॉइंट हो सकता है कि गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजप्शन, और इसके आगे हो सकता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या साइकोलॉजिकल लॉ हो सकता है फंडामेंटल, तब आपको ध्यान रह जाएगा ना। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं, आई होप आपके लिए यूजफुल होंगे ये। अब लॉ ऑफ परचेज क्या होता है? लॉ ऑफ परचेज, लॉ ऑफ डिमांड को ही हम लॉ ऑफ परचेज बोलते हैं, और ये एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। एल्फ्रेड मार्शल ने ही कंज्यूमर सरप्लस भी दिया था। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है कि जब जो कंज्यूमर है वो पे करने के लिए, ज़्यादा पे करने के लिए भी रेडी हो, लेकिन प्राइस कम है उस प्रोडक्ट का, जितना वो पे करने के लिए रेडी है उससे कम प्राइस है, तब कंज्यूमर के लिए सरप्लस होता है ऐसे सिचुएशन में। यानी कि जैसे कोई एग्जांपल लेके चले हम, जैसे कोई बुक है, वो बुक 200 रुपीज़ भी पे कर सकता है कंज्यूमर उसके लिए, यानी कि कंज्यूमर को उससे इतनी सेटिस्फेक्शन मिली उस बुक से कि वो 200 भी पे कर सकता है उसके लिए, लेकिन उसका प्राइस जस्ट 150 था, तो उस 50 रुपीज़ का कंज्यूमर के लिए सरप्लस हो गया कि वो 200 भी पे कर सकता था, लेकिन अब उसे 150 ही पे करने पड़े, तो 50 रुपीज़ जो है कंज्यूमर सरप्लस बच गया। ये कंसेप्ट किसने दिया था? एल्फ्रेड मार्शल ने। और एल्फ्रेड मार्शल ने जो लॉ ऑफ डिमांड है वो दिया था। लॉ ऑफ डिमांड क्या, तो आप सबको पता ही है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? J.S. मिल एंड कॉर्नर ने। ऐसे ही मोनोफोनी मार्केट, ये मोनोफोनी मार्केट वैसे रियल में ऐसी कोई मार्केट होती नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे ही कंसेप्ट है कि अगर सिंगल बायर हो किसी मार्केट में तो उस ऐसी मार्केट को हम बोलते हैं मोनोफोनी मार्केट। बायर सिंगल हो, सिंगल सेलर हो तब वो मोनोपोली होते हैं, लेकिन जब बायर ही सिंगल हो, ये कंसेप्ट दिया था मिसिस जे रॉबिन्सन ने। अब जो ये एक्सांट सेविंग, एक्सांट इन्वेस्टमेंट, एक्सपोस्ट सेविंग, एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, ये क्या होती है? देखो, एक्सांट और एक्सांट सेविंग और एक्सांट इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट या ऐसे सेविंग जो प्लान है, सिर्फ वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट है, प्लान है कि इतनी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट या इतनी हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाएं सिर्फ हम, तो वो होती है एक्सांट इन्वेस्टमेंट या एक्सांट सेविंग। और एक्सपोस्ट क्या होती है? जो एक्चुअल में होते हैं। एक्सपोस्ट सेविंग क्या होती है? जो एक्चुअल सेविंग होती है। ऐसे ही एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है। तो यही थी फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, ना किया हो तो कर देना भी, और
अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो या कोई और सजेशन हो या कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।